Today we are going to discuss the rise of nationalism in Europe. In your NCERT book, on the first page, a picture is given. Frederick Soreau painted this picture in 1848. Actually, he painted four pictures, but the first picture is given in our book. He also named this picture as democratic and social republics. It is a utopian of Frederick Soreau. In this first print, pupils of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty. इस पिक्चर में यूरोप और अमेरिका के जो नेशंस हैं, उन नेशंस के पुरुष और महिलाएं ट्रेन की भांति एक लंबी चेन बनाकर चल रहे हैं, और ये लोग जैसे ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज पे करते हैं, सल्यूट करते हैं. अब एक क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है? एक्चुअली फ्रेंच आर्टिस्ट पर्सोनिफाइड लिबर्टी ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने लिबर्टी को पर्सोनिफाइड कर दिया. पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच यू हैव स्टडीड इन इंग्लिश. इन दिस फिगर ऑफ स्पीच a lifeless thing is presented as a living being. So, liberty is presented as a female figure by the artist, and they created a statue of liberty. Statue of Liberty has a torch in his one hand, and torch is the indication या symbol of enlightenment, and in other hand it is wearing a book which is the symbol of human right. ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसमें एक हाथ में तो एक मसाल है जो कि ज्ञान को प्रदर्शित करती है, और दूसरे हाथ में एक बुक है जो कि ह्यूमंस के अधिकारों को इंडिकेट करती है. एक्चुअली एक बहुत बड़ी स्टैचू बनाकर लिबर्टी की फ्रेंच लोगों ने अमेरिकन्स को उनके इंडिपेंडेंस डे पर गिफ्ट दी थी, और इस समय एक बहुत बड़ी स्टैचू आप जानते हैं यूएसए में है, जिसे मोस्टली हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नाम से जानते हैं. तो इस पिक्चर में फ्रेडरिक सोरेौ ने दिखाया है कि किस प्रकार से डिफरेंट नेशन जो यूरोप और अमेरिका के हैं, दे आर मार्चिंग टूवर्ड्स द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. इट मीन्स दे आर गोइंग टू टेक लिबर्टी. एंड इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट यूएसए एंड स्विट्जरलैंड क्रॉस द स्टैचू. यहाँ पर यूएसए और स्विट्जरलैंड ने क्रॉस कर लिया है स्टैचू को. इट मीन्स दे बिकेम द नेशनल स्टेट एट द टाइम. एंड फ्रांस हैज जस्ट अराइव्ड, और फ्रांस अभी अभी पहुंचा है स्टैचू के पास में. इट मीन्स फ्रांस को अभी अभी फ्रांस रिपब्लिक बना है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट अदर नेशंस लाइक जर्मनी, ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रसिया वर फॉलोइंग फ्रांस. ये सब फ्रांस के पीछे पीछे हैं. यू कैन ऑल्सो सी इन दिस पिक्चर दैट इन द स्काई जीसस क्राइस्ट एंड अदर एंजल्स आर प्रेजेंटेड. आप देख सकते हैं जीसस क्राइस्ट और अन्य एंजल्स इसमें दिखाए गए हैं. ये जो जीसस हैं और अन्य देवदूत हैं, ये यहाँ आशीर्वाद देने के लिए हैं. और यू कैन सी इन द ग्राउंड द ruins of absolute institutions. आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर कि ruins of
एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर दिया हुआ है। जो राजतंत्र था और अन्य निरंकुश शक्तियाँ थीं वो टूट कर सब नीचे पड़ा हुआ है। तो इस पिक्चर में फ्रेडरिक सोरी ये बता रहा है कि मेरा ये विज़न है, ये इसका यूटोपियन है, और इसमें वो फ्रेटर्निटी की भी बात कर रहा है क्योंकि सारे देश आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो यूटोपियन वर्ड है ये आपकी बुक में गिवन है फर्स्ट पेज पर ही। इट इज़ अ सिचुएशन और विज़न of a society that is so idle that it is unlikely to actually exist। एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा विजन जो कि इतना ज़्यादा आइडल होता है कि वास्तविकता में होना संभव नहीं है। तो वी कैन से दिस इज द विजन ऑफ सोरी। एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस विजन वी कैन फर्दर डिस्कस। एज वी नो दैट नेशनलिज्म give a new idea to the people of France or other European countries. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about huge changes in the political and mental world of the Europe. 19th century में जो ये सोच थी नेशनलिज्म की, इसने लोगों के मस्तिष्क में परिवर्तन कर दिया यूरोप के, और पॉलिटिकल सिस्टम में भी चेंज कर दिया। और हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से इस फीलिंग ने लोगों की सोच को बदला, किस प्रकार से पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द एमर्जेंस ऑफ द नेशनल स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स। जो लास्ट रिजल्ट रहा इन चेंजेस का वो क्या था? नेशनल स्टेट बन गए। किसके स्थान पर बने? मल्टी नेशनल डायनेस्टिक स्टेट। नेशनल स्टेट क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम मल्टी नेशनल डायनेस्टिक स्टेट बताते हैं, एम्पायर्स। एक राजा है और बहुत बड़े भूभाग पर उसने कब्जा कर रखा है। वहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज वाले लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, और आपस में कोई भी कॉमननेस उन लोगों में नहीं है। तो मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स हैं, उसमें केवल एक ही कॉमननेस है। वो कॉमननेस क्या है कि उनका राजा एक है। जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल है ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर। ये क्या है? इसमें आप पढ़ेंगे कि डिफरेंट एरियाज हैं, डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, डिफरेंट कल्चर वाले लोग हैं, और एक ही देश में रह रहे हैं। बस कॉमननेस एक ही है कि उनका राजा एक है, बाकी उनके अंदर कोई कॉमननेस नहीं है। तो इसके स्थान पर आ गए नेशनल स्टेट। नेशनल स्टेट को जानने से भी पहले वी विल डिस्कस अबाउट मॉडर्न स्टेट। व्हाट इज मॉडर्न स्टेट? बिकॉज मॉडर्न स्टेट एग्जिस्ट बिफोर नेशनल स्टेट। पहले से ही स्थित थे। जो मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स थे उनकी जगह पर मॉडर्न स्टेट बने थे पहले। और मॉडर्न स्टेट क्या है? देखिए, अ स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। एक ऐसा स्टेट जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड पावर हो और वो अपना अनकंट्रोल सोवरेन पूरी तरीके से स्वतंत्र है एक निश्चित टेरिटरी पर शासन करने के लिए। ये क्या मॉडर्न स्टेट हो गया। अब बात करते हैं हम नेशनल स्टेट की। नेशनल स्टेट वाज इन विच majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent। एक ऐसा देश जहाँ पर ना केवल शासक बल्कि मोस्टली जनता भी एक सेंस विकसित कर ले। कौन सा? कि हम सब की कॉमन पहचान है, हम सब एक हैं, हमारा एक इतिहास रहा है और हमारा डिसेंट भी एक रहा है। जब ऐसी थिंकिंग हो जाए तो उसे बोलते हैं नेशनल स्टेट। और there is no doubt that France was the first national state of Europe। We have already studied about the French Revolution। हमने देखा था कि वहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्की थी, लेकिन 1789 में फ्रांस में जनता ने राजतंत्र के ऊपर कब्जा कर लिया और सत्ता मिल गई नेशनल असेंबली को, कि जनता की एक बॉडी थी, और काफ़ी चेंजेज उन्होंने किए। अब एक बार फिर से देखें फीचर्स ऑफ नेशनल स्टेट। सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, शेयर्ड हिस्ट्री, स्ट्रगल। कि लोगों के बीच में कॉमन आइडेंटिटी का सेंस होता है, उनका इतिहास एक होता है,
और इसके लिए एकता की भावना लाने के लिए स्ट्रगल किया जाता है। तो हमने देखा फ्रांस में स्ट्रगल हुआ, आपने देखा किस प्रकार से मिराबो ने, एबेसियस ने, रोबिन्सपियर ने और वहाँ की जनता ने संघर्ष किया, राजा से सत्ता छीनी। और फिर सत्ता छीनने के बाद में वहाँ के क्रांतिकारियों ने एक प्रयास किया। वो प्रयास क्या था? फ्रांस को नेशनल स्टेट बनाने का। और नेशनल स्टेट के लिए सबसे पहले क्या करना है? टू डेवलप सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। सबसे पहले कॉमन आइडेंटिटी का सेंस डेवलप करना है। और कॉमन आइडेंटिटी का सेंस डेवलप करने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। देखिएगा, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। सबसे पहले दुनिया में कहीं क्लियरली जो दिखाई दिया नेशनलिज्म की फीलिंग, वो कहाँ दिखी? फ्रेंच रेवोल्यूशन में, फ्रेंच के लोगों में 1789 में। अब बात करते हैं, हाउ वाज द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज इंस्टॉल्ड इन द फ्रेंच पीपल। कैसे लोगों में एक समान थिंकिंग, कॉमननेस की फीलिंग डेवलप हुई? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट French revolutionists tried hard to develop the sense of collectivity among the French people. They adopted very measures for this. Now we are going to discuss some measures which were taken by the French revolutionists to create the sense of collective belonging among the French people. देखिएगा, फर्स्ट द आइडिया ऑफ ला पैट्रिया, द फादरलैंड एंड द ली साइटोन, द सिटीजन। द ली सिटियोन, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने एक नई सोच दी। उन्होंने कहा फादरलैंड, फादरलैंड कि हम फ्रांस के लोग एक ही पूर्वज की संतानें हैं, ये हमारा एरिया एक ही फादर की संतानें हैं। और जब हम एक ही फादर की संतानें हैं तो इट मीन्स वी आर ब्रदर एंड सिस्टर्स, वी हैव ब्लड रिलेशन। और इस आधार पर क्या होगा? यूनिटी आएगी, कलेक्टिव बिलोंगिंग की थिंकिंग डेवलप होगी। और दूसरा उन्होंने नाम दिया ली सिटियोन, द सिटीजन, की कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। नाउ वी आर ऑल सिटीजन्स, वी आर ऑल इक्वल। इक्वलिटी के आधार पर क्या होगा? सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप होगा। The second step, a new French flag, the tricolor was chosen to replace the former royal standard. पहले राजा का शाही झंडा होता था, उसके स्थान पर इन क्रांतिकारियों ने ट्राइकलर बना दिया। और ये तीन रंग जो थे झंडे में, तीनों स्टेट के सिंबल थे, तीनों स्टेट को इंडिकेट करते थे, जिससे क्या हुआ? एक यूनिटी की फीलिंग डेवलप हुई। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड by the body of active citizens and renamed the National Assembly. स्टेट जनरल इलेक्ट हुआ एक्टिव सिटीजन्स की बॉडी के द्वारा और उसका नाम रख दिया गया नेशनल असेंबली। अभी तक लगता था स्टेट जनरल तीनों ग्रुपों की अलग अलग है, नहीं, अब नाम कर दिया नेशनल असेंबली, देश की सभा। इससे क्या हुआ? कलेक्टिव बिलोंगिंग की सेंस डेवलप हुआ। न्यू हम्स वर कंपोज, ओथ्स टेकन एंड मार्टायर्स कमेमोरेटेड, ऑल इन द नेम्स ऑफ द नेशन। नए नए मंत्र, गीत लिखे गए, जैसे हम्स का मीन्स मंत्र होता है। सप्ताह ली, कस्में खाई गई, शहीदों के स्मारक बनाए गए, सब देश के नाम पर बनाए गए। और ये इसलिए किया गया सब, जिससे कि कलेक्टिव फीलिंग्स आए। आप देखिएगा, हमारे देश में भी जब हम फ्रीडम स्ट्रगल के लिए मूवमेंट चला रहे थे, आंदोलन चला रहे थे, तो हमारे यहाँ पर वंदे मातरम गाया जाता था अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए, हमारे अंदर एकता की भावना विकसित करने के लिए। ऐसे ही वहाँ पर भी तरह तरह के सॉन्ग्स लिखे गए। आपने देखा एक सॉन्ग गाया भी गया था जब लोग बाग वास्टिल के फोर्ट पर अटैक कर रहे थे, और उसको आजकल वहाँ का नेशनल एंथम भी माना गया है। वो 9th क्लास से आप देखेंगे, मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन यू हैव टू लुक इन द बुक एंड सर्च व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, okay, and give me answer in comment box. You will find the answer in book of 9th class NCERT. तो यहाँ पर भी नए नए गीत लिखे गए और कस्में खाई गई, स्मारक बनाए गए सब देश के नाम पर। और जैसे हमारे में भारत माता बनाई गई है ना, ऐसे वहाँ पर मेराइन नाम की एक महिला को फ्रांस की
क्या कहते हैं, मदरलैंड के रूप में प्रदर्शित किया गया। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory. वहाँ पर एक केंद्रीयकृत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया और सभी के लिए एक से कानून बना दिए। जब पूरी टेरिटरी के लोगों के लिए एक से कानून, इक्वलिटी आई। इक्वलिटी से क्या होगा? सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप होगा। नेक्स्ट स्टेप जो उन्होंने लिया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड। जो आंतरिक आयात कर था कि बुलंदशहर से अगर अलीगढ़ कुछ सामान ले जाना तो टैक्स लगता था मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो समाप्त कर दिया। जब नेशन एक है तो एक एरिया से दूसरे एरिया में कुछ भी ले जाया जा सकता है। एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। और पूरे देश में एक सा वेट और मेजर का सिस्टम अडॉप्ट कर लिया। पहले क्या था, मान लीजिए खुर्जा में 1 किलो में 900 ग्राम होते थे, तो अलीगढ़ में 1 किलो में 800 ग्राम होते थे, और एटा में 1 किलो में 1000 ग्राम होते थे। ऐसे ही यहाँ पर 1 मीटर में कुछ और लेंथ होती थी और बुलंदशहर में कुछ और। ये सब हटा दिया उन्होंने पूरे एरिया के लिए एक सा मेजर और वेट का सिस्टम बना लिया। जब देश एक सा तो वेट और मेजर एक सा। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उनको सबको डिस्करेज कर दिया गया और यूनिटी लाने के लिए, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग लाने के लिए एक नेशन में एक लैंग्वेज की थ्योरी लगाई। वन नेशन वन लैंग्वेज एंड दैट इज द लैंग्वेज ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस। तो ये सारे प्रयास किए रेवोल्यूशनरीज ने, किसके लिए? सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप करने के लिए फ्रेंच पीपल के बीच। और जब सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप हुआ तो वो क्या बना? नेशनल स्टेट। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड टुडे व्हाट इज द फीचर्स ऑफ नेशनल स्टेट। यू हैव जस्ट लुक। देखिए, सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। तो फर्स्ट थिंग क्या है? सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। वो डेवलप किया रेवोल्यूशनरीज ने, सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। एंड शेयर्ड हिस्ट्री, दे टोल्ड दैट आवर फादर वॉज वन पर्सन। फादरलैंड का आइडिया दिया। स्ट्रगल हुआ, स्ट्रगल के बाद में ये नेशनल स्टेट बना। अब आप देखेंगे कि नेपोलियन के, हमने बात की थी रिफॉर्म्स की, तो नेपोलियंस रिफॉर्म्स, ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न यूरोप बिकॉज ऑफ हिज रिफॉर्म्स। उसको अपने रिफॉर्म्स के कारण फादर ऑफ मॉडर्न यूरोप भी कहते हैं। फर्स्ट ही एस्टैब्लिश्ड बैंक ऑफ फ्रांस। बैंक ऑफ फ्रांस स्थापित किया करेंसी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए और वहाँ की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। एस्टैब्लिश्ड पॉलिटेक्निकल्स, आपने तो देखा होगा, टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए, स्किल्ड लेबर तैयार करने के लिए उसने पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूशन स्थापित किए, जिससे कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में फ्रांस आगे बढ़ सके। और उसका जो बेस्ट रिफॉर्म है वो है सिविल कोड, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। कोडिंग मीन्स जानते हैं आप, नंबरिंग। उसने सारा कानून लिखवाया और उसको नंबरिंग दिलवाई, कोडिफिकेशन। जैसे कि आप देखते हैं आज आप सुनते होंगे किसी ने मर्डर किया किसी का तो उसके ऊपर मुकदमा लगता है 302। डू यू नो व्हाट इज 302? जिस तक कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, आईपीसी का कोड नंबर 302, उसमें मर्डर की डेफिनेशन है ठीक। तो ऐसे ही कोडिफिकेशन करवाया 1804 में, और इस कोड, सिविल कोड को बेटरली नोन एज नेपोलियनिक कोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, यू हैव स्टडीड अर्लियर आई थिंक। देखिएगा ये कोड ने क्या किया। दिस कोड एबोलिश्ड privileges based on birth, established equality before law, secured the right to property। विशेष अधिकार तो पैदाइशी थे, बर्थ के आधार पर ख़त्म किए, कानून के सामने इक्वलिटी और राइट टू प्रॉपर्टी उसने दे दिया। एबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम,
नेपोलियन ने जो फ्यूडल सिस्टम था, जागीरदारी प्रथा, कि एक फ्यूडल लॉर्ड होता था, उसके यहाँ पर सारे किसान उसके अंडर में होते थे, वो उनको एक्सप्लॉइट किया करता था, किसानों के कोई राइट नहीं होते थे, वो सिस्टम ही समाप्त कर दिया और भूमि किसानों को दे दी। एबोलिश सर्फडम, सर्फडम एक तरह से स्लेवरी, जो गुलामी, किसानों को रख लिया जाता था गुलाम बनाकर और वो खेती किया करते थे, उस सिस्टम को भी उसने समाप्त कर दिया। एबोलिश मैनोरियल ड्यूज, जो जागीरदारों के ड्यूज बचे थे वो सब समाप्त कर दिए। रिमूव्ड गिल्ट रेस्ट्रिक्शंस, गिल्ट रेस्ट्रिक्शंस को समाप्त कर दिया। एक्चुअली अर्बन एरियाज में गिल्ट रेस्ट्रिक्शंस होता था। गिल्ट क्या है आप समझ लीजिए, एसोसिएशंस ऑफ बिजनेसमैन, जैसे कि गिल्ट ऑफ कारपेंटर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। और गिल्ट रेस्ट्रिक्शंस क्या था कि एक समूह बना हुआ था, एक एसोसिएशन थी कारपेंटर की। अब किसी नए व्यक्ति को कारपेंटर बनना है तो ही हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम द गिल्ट ऑफ कारपेंटर्स, उसको जो कारपेंटर्स के गिल्ट है उससे परमिशन लेनी होगी। और ये जो लोग थे गिल्ट वाले, परमिशन देते नहीं थे नए आदमी को, क्योंकि कोई भी अपना कंपटीटर नहीं बढ़ाना चाहता। तो नए व्यक्ति बिल्कुल बेरोजगार होता था, कोई काम ही नहीं कर सकता था। इसलिए नेपोलियन रिमूव्ड गिल्ट रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम अर्बन एरिया। ही कंस्ट्रक्टेड रोड्स, ब्रिजेस इन फ्रांस। देखिए उसने सड़कें बनाई, ब्रिज बनाए, इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव किया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव करने का प्रयास किया। इम्प्रूव्ड इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई की व्यवस्था को इम्प्रूव करने का प्रयास किया। इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया उसने। जो लैंड पहले एग्रीकल्चर जहाँ पर नहीं होता था उस पर एग्रीकल्चर करवाना शुरू किया। जो सॉइल फर्टिलिटी थी उस पर ध्यान दिया, उसको इम्प्रूव करने के लिए कार्य किए। और एजुकेशनल सिस्टम को भी चेंज करने का प्रयास किया। एक सिलेबस तैयार करवाया, शायद सिलेबस का कॉन्सेप्ट उसने दिया। और साथ ही साथ उसने सारी गवर्नमेंट्स को ये बता दिया, पहला व्यक्ति है जिसने अपनी सरकार के अनुसार शिक्षा की पद्धति रखी, तो उसने बता दिया गवर्नमेंट्स को कि किस प्रकार से स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। उसकी एजुकेशन सिस्टम में पूरी तरीके से उसकी विचारधारा केंद्रित थी। उसके बाद में आप जानते हैं लॉर्ड मैकाले ने इंडिया में उसी सिस्टम को अपनाया और उसने भारतीयों को पढ़ाकर बौद्धिक रूप से ब्रिटिशर्स बनाने का प्रयास किया। तो एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से किया उसने जिससे कि आने वाली जनरेशन केवल नेपोलियन की भक्त बन सके। तो ये हमने यहाँ तक देखा और नेपोलियन ने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए। कई क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, जैसे कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैंने अभी डिस्कस किया है, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू इंस्टॉल द फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग द फ्रेंच पीपल। लॉन्ग क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है नेपोलियनिक कोड के ऊपर, एक क्वेश्चन आता है रिफॉर्म्स ऑफ नेपोलियंस। तो ये सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा जो मैंने पढ़ाया है। थैंक यू फॉर टुडे।